हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार बताइए कमेंट कर कर आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सही होंगे और अपनी तैयारी जो है वो सही ढंग से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम नवीन सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 29 देखेंगे और एडवांस सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे, जो कि मैं सिगरी जो उन्होंने सर ने थ्योरी लिखाई है उन्हें PDF में कन्वर्ट करके लाया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगी और कम समय में रिवाइज करने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और जिन भाइयों को टाइम नहीं मिल पाता वो भी इससे कम समय में कवरेज कर सकते हैं। आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इसे देखते हैं प्रैक्टिस सेट को। तो आइए देखते हैं। देखिए पहले हैं 5 क्वेश्चन जो है वो रिवीजन के हैं। 5 क्वेश्चन में क्या क्या है। देखिए जंजीरा किला जो है वो किस राज्य में स्थित है। 5 क्वेश्चन ये रिवीजन में। पहला क्वेश्चन क्या है, जंजीरा किला किस राज्य में स्थित है, तो ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लक्ष्मीकांत व प्यारेलाल का संबंध किस क्षेत्र से है जिन्हें पद्म भूषण 2024 से नवाजा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संगीत से। संगीत से इनका संबंध है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बसीन के युद्ध 1739 में पुर्तगालियों को किसने हराया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाजीराव प्रथम ने हराया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप में स्थित है। तो इसे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द आइडिया ऑफ जस्टिस किस अर्थशास्त्री की पुस्तक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अमर्त्य सेन, जो कि कहाँ के हैं, भारत के हैं। आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो आज के क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, इसरो ने चंद्रयान 1 अंतरिक्ष यान को डैश में प्रमोचित किया। यह चंद्रमा पर ठोस बर्फ, देखिए ये डबल टाइप हो गया है, ये एरर है। ठोस बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए विशिष्ट रूप से लेंस था। तो ये 2008 में लॉन्च किया था इसरो ने। आइए देखें इसरो को देखते हैं। इसरो जो है वो 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी इसकी, कहाँ पर, बेंगलुरु कर्नाटक में। चंद्रयान 2 जो है वो कब लॉन्च किया गया था, 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 3 जो है वो 14 जुलाई 2023 को, जो कि अभी लॉन्च किया गया है। और लैंडिंग जो की थी इसने 23 अगस्त 2023 को की थी, जो कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतारने वाला प्रथम देश बन गया था इंडिया। आइए देखते हैं आगे। और इसके डायरेक्टर कौन थे, पी वीर मुथुवल जो थे वो इसके डायरेक्टर थे। आइए अन्य देखते हैं। मून मून मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है माइल स्वामी अन्नादुरई को कहा जाता है ये। और रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है के सिवान को कहा जाता है। और रॉकेट वूमेन ऑफ इंडिया ऋतु करीधल को कहा जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेशन शक्ति था इसका नाम। और ये कब लॉन्च के कब कब हुआ था परीक्षण, वो 1998 में हुआ था। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे भारत के, वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। और पहला जो है वो क्या गया था 18 मई 1974 में। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, वो इंदिरा गांधी थी। स्माइलिंग बुद्धा नाम था इसका। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्रिकेट मैचों में ऑन फील्ड एम्पायरों की संख्या कितनी होती है। ऑन फील्ड की बात कर रहा है ये। टोटल जो होते हैं वो 4 एम्पायर होते हैं। तो ऑन फील्ड जो होते हैं वो 2 होते हैं। और चौथा जो एम्पायर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रिजर्व एम्पायर कहते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया जाता है। आइए अन्य देखते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, UNA के द्वारा जारी किया जाता है। और इंडिया की रैंक कितनी है, 126वीं रैंक है इसमें। ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस, जहाँ पर बिजनेस के लिए अच्छी सुविधा है, मतलब ईजी है करना, वो उस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है, ये हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। और वैश्विक भुखमरी सूचकांक कौन जारी करता है, वो बेल्ट हंगर इंडियन रैंक जो है वो इसकी 111 है भुखमरी में अब की बार। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। वैश्विक नवाचार जो
सूचकांक उसे कौन जारी करता है? वो बौद्धिक संपदा संगठन करता है। और HDI UNDP जारी करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? UNDP करता है। और इसकी रैंक कितनी थी अब की बार? इंडियन रैंक 134 थी। आइए देखते हैं आगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? इसे करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इंडियन रैंक कितनी थी अब की बार? 159 थी। आइए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? माय डियर कुट्टी चाथन, ये पहली फिल्म थी 3D। 1984 में बनी थी ये। और इसके निर्देशक कौन थे? वो थे जीजो पुनीजी, इसके निर्देशक थे। भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? वो राजा हरिश्चंद्र थी, जो कि 1913 में बनी थी। इसके डायरेक्टर कौन थे? वो दादा साहब फाल्के थे। और इन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है, दादा साहब फाल्के सिनेमा जगत में। आइए देखते हैं आगे। भारत की पहली फिल्म बोलती हुई कौन सी थी? वो आलम आरा थी, जो कि 1931 में बनी थी। पहली एक्ट्रेस कौन थी? वो देविका रानी थी। आइए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम भारतीय क्रिकेट क्लब डी कोलकाता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1792 में हुई थी। और फर्स्ट फुटबॉल क्लब कौन सा था? वो मोहन बगान है, जो कि 1889 में बना था। पूर्व बंगाल सपोर्ट क्लब कब बना था? 1920 में बना था। आइए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, पहला सार्क सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 दिसंबर 1985 को ये हुआ था। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म है। देखिए क्लास मैंने बहुत ही मेहनत से बनाई है, कल लगभग 6-7 घंटे लग गए। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। आइए आगे देखते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू में है, जो कि 1987 में बना था, नेपाल में। इसके सदस्य देश कितने हैं? वो 8 हैं। कौन कौन से? इसकी ट्रिक है MBBS पानी। तो इसके कौन कौन से देश हैं इसमें? मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल और इंडिया। और पर्यवेक्षक देश कितने हैं इसके? 9। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसके पर्यवेक्षक देश कितने हैं? 9। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, देश और उनकी राजधानी सम्मिलित कीजिए। तो इस आइए देखते हैं देश और उनकी सम्मिलित राजधानियाँ। देखिए जाम्बिया की राजधानी क्या है? लुसाका। और क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। इसे क्यूबा की राजधानी को ऐसे याद कर सकते हैं, क्यूबा को पढ़ेंगे हम कौवा। कौवा क्या करता है? हवा में उड़ता है। तो क्यूबा की राजधानी क्या हो जाएगी? हवाना। और रवांडा की राजधानी क्या हो जाएगी? किगाली। और क्या हो जाएगा? बहरीन की राजधानी क्या हो जाएगी? मनामा। और तुर्की की राजधानी क्या हो जाएगी? अंकारा। और तंजानिया की डोडोमा। और मोरक्को की रबात। अंगोला की लुआंडा। और चिली की राजधानी कौन सी है? सेंटियागो। और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट राजधानियां हैं, जिन्हें याद कर लियो ज़रूर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द सोल ऑफ ए बटरफ्लाई रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली, जो कि कौन है? एक बॉक्सर हैं। और देखिए फास्टर देन लाइटनिंग किसकी पुस्तक है? वो हुसैन बेल्ट की है, जो जमैका की है, सबसे तेज दौड़ती हैं ये। आइए देखते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है इन्होंने, हुसैन बोल्ट ने। कॉन्ट्रोवर्सली योर्स, ये किसकी पुस्तक है? शोएब अख्तर की पुस्तक है। और मून बॉल माइकल जैक्सन की पुस्तक है। आइए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10, टेबल टेनिस में एक सर्व पर लगातार कितने लेट्स की अनुमति होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? असीमित। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, बजट पारित होने की प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम क्या है? तो पहले बजट की जो वो प्रस्तुति होती है, फिर उस पर आम चर्चा होती है, फिर अनुदानों की मांग उठाई जाती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, संसद की कार्यवाही के दौरान किस काल में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शून्यकाल में। शून्यकाल कब से कब तक होता है? 12 से 1 बजे तक।
और प्रश्नकाल 11 से 12 बजे तक इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही सही कौन से हैं ये बताइए। तो देखिए, प्रत्येक सदन में प्रश्नकाल कार्यक्रम प्रथम विषय होता है। प्रश्नकाल में सदस्य मंत्रियों से अनेक विभाग से संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं इसमें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसके आधार पर सांसद धन के दुरुपयोग के मामले में जांच कर सकती है? तो इसके सही आंसर क्या होगा? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार जांच कर सकती हैं, या फिर हम संसद की लोक लेखा समिति जो होती है उसकी रिपोर्ट पर कर सकते हैं जांच। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात 3 प्रमुख राज्य तथा उनके संस्थापकों के संदर्भ में कौन सा सही सम्मिलित है? तो देखिए, बंगाल में कौन थे? मुर्शीद कुली खां थे। और हैदराबाद में निजाम उल मुल्क थे आसफ जहाँ। और अवध में बुरहान उल मुल्क थे सादत खान भी ने कहते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, आज का जो प्रैक्टिस सेट लाए हैं सर, बहुत ही बेस्ट कंटेंट के साथ लाए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो वास्को डी गामा के 1498 ईस्वी में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक जुमेरिन समूथरी था। ये बात बिल्कुल सही है, जुमेरिन से ये मिला था। प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 3 माह भारत में रहा था। और वास्को डी गामा ने पुण्य 1501 में भारत की यात्रा दोबारा की थी। ये क्या बार आया था टोटल? जो वो 3 बार आया था। 1498 में, 1501 में और 1519 में। और 1524 में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसे मसाले ले जाता था और इसने उससे बहुत लाभ कमाया, भारत के मसाले ले जाकर। देखते हैं, पुर्तगालियों ने पहली कोठी जो की थी अपनी स्थापित, वो कोच्चिन केरल में की थी, जो कि 1503 में की थी। और दूसरी कोठी जी की थी वो कन्नूर में की थी और 1505 में की थी। और पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मोडा 1505 में आया था। और शांत जल की नीति लागू की थी इसने, ब्लू वाटर पॉलिसी, फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा ने। और अल्बुकर्क दूसरा गवर्नर था जो 1500 में भारत का आगमन पर आया था। और नीने डी पुनः ने पुर्तगाली हेडक्वार्टर को कोच्चिन से गोवा में बदला था, गोवा में ले गया था। और पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को माना जाता है, जिसका कार्यकाल कितना था? 1509 से 1515 तक था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मसूलीपट्टनम में, जो कि एक अस्थाई थी। और पहली स्थाई जो मतलब पहली जो हम फैक्ट्री स्थाई जो स्थापित की थी वो कहाँ की थी? सूरत में, 1613 में। जहांगीर के समय ये आए थे, स्थापित हुई थी। 1605 से 1627 तक जहांगीर का कार्यकाल है। कैप्टन हॉकिंस किसके कार्यकाल में आया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो 1608 में आया था ये। और कहाँ किसके कार्यकाल में आया था? ये जहांगीर से मिला था। और सूरत 909 में आया था। और आगरा जो आया था वो 1609 में आया था। सूरत जो आया था वो 1608 में। और थॉमस रो 1615 में मिला था जहांगीर से। तो ये दोनों किसके कार्यकाल में आए हैं? ये जहांगीर के कार्यकाल में आए हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यूरोप में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य होने वाले 7 वर्षीय युद्ध कब से कब तक चला था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1756 से 1763 तक ये चले थे। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्ध का सही कालानुक्रम क्या है? तो देखिए, पहला हुआ था अंबर का युद्ध। ये कब हुआ था? 1749 में हुआ था। फ्रांसीसी की तरफ से कौन था? वो डुप्ले था। डुप्ले वर्सेस किसके बीच हुआ था? कर्नाटक। कर्नाटक में कौन थे? अनवर उद्दीन थे। और प्लासी का युद्ध 1757 में क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें क्लाइव जीत गया था। जीत हुई थी क्लाइव की। और बंडीवास का युद्ध जो हुआ था वो 1760 में हुआ था, अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसियों के बीच,
जीत किसकी हुई थी इसमें? अंग्रेज़ों की। और बक्सर युद्ध जो हुआ था वो 1764 में हुआ था, बंगाल और वर्सेस अंग्रे अंग्रेज़ों के बीच। हेक्टर मुनरो अंग्रेज़ों की तरफ से था, इसमें भी कौन जीत गए थे? अंग्रेज़। देखिए ऐसा माना जाता है कि नींव तो धरी गई थी 1757 में प्लासी युद्ध में, और पूरा स्थापत्य जो स्थापित किया था वो बक्सर के युद्ध में कर लिया था अंग्रेज़ों ने। यहाँ से युद्धों से कई क्वेश्चन ज़्यादातर एसएससी और सभी एग्जाम में पूछते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 अक्टूबर 1764 को हुए बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों सेना के विरुद्ध कौन लड़े थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मीर कासिम थे एक तो, और अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, और मुगल जो बादशाह था वो सालम द्वितीय था। आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 23। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई थी वो 1792 में हुई थी, और 1799 ईस्वी के अंतिम युद्ध में टीपू की मृत्यु हो गई थी, और टीपू के बाद मैसूर का राजकाज जो संभाला था वो वाडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया था। आइए देखते हैं आगे, मैसूर के युद्ध देखते हैं। तो मैसूर के युद्ध पहला जो हुए थे वो 1767 से 69 तक चला था, जिसमें कि हैदर अली थे और वर्सेज अंग्रेज़ों के बीच। तो जिसमें कि हैदर अली जीत गए थे, और फिर मद्रास की संधि हुई थी, और फिर हुआ था 1780 से 84 तक, जिसमें कि टीपू वर्सेज अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। इसमें कौन सी संधि हुई थी? मैंगलोर की संधि। देखिए संधियों से क्वेश्चन पूछ लेता है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बेस्ट कंटेंट के साथ। आइए देखते हैं 1790 से 92 में हुआ था तीसरा, तो इसमें ये किसके बीच हुआ था? टीपू वर्सेज अंग्रेज़ों के। इसमें कौन जीत गया था? इसमें भी जो है श्रीरंगपट्टनम की, दोनों 50-50 में रहे थे। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, ये पूछ लेता है श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो 1992 में हुई थी सबसे लास्ट में, सॉरी 1792 में जब युद्ध समाप्त हो जाता है, और 1799 में टीपू की मौत हो गई थी। ये घेर लिया था, सो रहा था अंग्रेज़ों ने। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सींग में से कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? सोमालिया, जिबूती, इथोपिया और इरिट्रिया, ये 4 देश शामिल हैं। सींग की तरह आकृति बनी हुई है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अफ्रीका महाद्वीप की नदियों पर निर्मित बांधों से संबंधित युग्मों पर विचार कीजिए तथा इनमें से सही युग्म का पहचान कीजिए। तो देखिए नील नदी पर कौन सा बांध बना है? असवान बांध। असवान बांध किस नदी पर है? नील नदी पर, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है। और नाइजर नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? कैजी बांध। और जायरे नदी पर ईगा बांध बना हुआ है। देखिए जायरे नदी जो है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ये भी बात इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखें। और लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। और नील नदी सबसे लंबी नदी है दुनिया की। आइए आगे देखते हैं। और सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? बताइए। अमेजन नदी। आइए देखते हैं। यूरोप महाद्वीप को निम्न में से कौन सी भू आकृति संरचना एशिया से अलग करती है? तो ये 3 करते हैं, तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। यूराल पर्वत भी करता है, काकेसस भी पर्वत भी करता है, और कैस्पियन सागर भी अलग करता है। देखिए भूमध्य सागर अफ्रीका और यूरोप को भी अलग करता है। जो भूमध्य सागर है वो अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? यूरोप महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताइए। तो देखिए क्षेत्रफल के आधार पर ये विश्व का छठा बड़ा महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप। यूरोप को एशिया से यूराल पर्वतमाला, यूराल नदी, काकेशस पर्वत श्रेणी तथा कैस्पियन सागर अलग करते हैं। ये चारों अलग करते हैं, ये याद रखें। इस महाद्वीप के 9 स्वतंत्र राज्य पहले सोवियत संघ के अंग थे, यूरोप के। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस देश का भाग है? ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीनलैंड का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा क्या है? वो है महाद्वीप है ये। तो ग्रीनलैंड किसका भाग है? ये डेनमार्क का। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। लोगों लोगों की भूमि भी इसे कहते हैं। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में ये स्थित है, और राजनीतिक अधिकार किसका है? यूरोप का है इस पे। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। भारत में आधुनिक उद्योगों
की स्थापना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका देखते हैं आगे। देखिए, भारत में प्रथम इस्पात उद्योग 1870 में कुल्टी में खुला था। और भारत में प्रथम मशीनीकृत पेपर मिल वर्ष 1812 में श्रीरामपुर वेस्ट बंगाल में खुली थी, जो कि पश्चिम बंगाल में खुली थी। भारत में तेल का पहला कुआं जो है वो असम में खोदा गया था। और पहली तेल शोधनशाला 1901 में डिगबोई असम में बनी थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो देखिए, भारतीय द्वारा चीनी उद्योग का विकास कब से कब तक हुआ था? 1830 से 32 तक। और रिसरा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ कब हुआ था? 1855 में। और भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन कब हुआ था? 1874 में। और मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल कब प्रारंभ हुआ था? 1854 में। ये लास्ट वाला इम्पोर्टेंट है। मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल कब प्रारंभ हुआ था? 1854 में। वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। मुद्रा की तरलता का सही अवरोही क्रम क्या है, यानी कि घटता हुआ क्रम? तो M1, M2 और M3, M4। सबसे तरल जो होता है वो M1 होता है, सबसे कम तरल जो होता है वो M4 होता है। ये रिजर्व बैंक द्वारा प्रणाली है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वित्तीय संस्थानों को बैंकों से अलग करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चेक भारतीय आहरणीय जमाएं स्वीकार नहीं करता, ये चेक को स्वीकार नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? निम्नलिखित कथनों में से श्यानता के लिए कौन सा कथन सत्य है? देखिए, श्यानता वो होती है जो जितना गाढ़ा होगा उतनी ही उसमें श्यानता पाई जाएगी। तो पहले सबसे ज़्यादा श्यानता किसमें होती है? शहद में, फिर किसमें होती है? खून में, और फिर जल और फिर पानी में होती है। नहीं, ये गलत हो गया। फिर जल में होती है, और ये फिर यहाँ पर गलत कर लेंगे, और फिर होती है वायु में। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैसों से भरी जाती है? बल्ब में कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है? तो आर्गन और नाइट्रोजन इसका सही आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्न युग्मों में से सही सुमेलित कीजिए। तो देखिए, मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है बताना है हमें। तो भौतिक तथा रासायनिक दोनों परिवर्तन है ये। और विद्युत बल्ब के तंतु का चमकना कैसा है? भौतिक परिवर्तन है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और मैग्नीशियम तार का जलना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। लोहे में जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। देखिए, जो वापस ना आए उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, और जो वापस आ जाए उसे क्या कहते हैं? हम भौतिक परिवर्तन कह सकते हैं। मोमबत्ती जलकर वापस भी आ सकती है, मतलब वापस आ भी सकती है ना, तो ये दोनों हैं। और विद्युत बल्ब तंतु जो चमकता है वो वापस क्या हो सकता है? जो वापस आ सकता है वो चमकता ही रहता है। दोबारा लाइट आएगी तुम्हारा चमक जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। संक्षारण अथवा ऑक्सीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, इसके कारण चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। किसके? संक्षारण और ऑक्सीकरण के कारण। इसके प्रभाव से बचाने के लिए चिप्स की थैली, चिप्स तो सबने ही खाए होंगे, चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो देखिए, टमाटर क्या है? एक वेजिटेबल है, यानी शाक है। आम एक वृक्ष है, नींबू एक झाड़ी है, और मनी प्लांट एक लता है, और गन्ना क्या है? गन्ना एक घास है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, तेलियां ग्रंथियां शरीर के पूरे भाग में पाई जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। तेलियां ग्रंथियां मतलब जैसे मुंह चिकना हो जाता है। श्वेत ग्रंथियां हथेलियों और पैरों एवं सिर पर सबसे अधिक होती हैं। ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। श्वेत ग्रंथियां उन्हें कहते हैं जिनसे पसीना हमारा निकलता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। त्वचा की सबसे ऊपरी सतह को क्या कहलाती है? तो इसे क्या कहते हैं हम? अधिचर्म, और ये सबसे पतली होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। भारत 2025 में BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर में करेगा? तो ये किसमें करेगा? गुवाहाटी में। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात हो रही है ये। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का
से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया। तो ये किसका बन गया? जापान को पीछे छोड़ दिया। जापान कौन से नंबर पर आ गया? ये चौथे नंबर पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग को अपनाया है? तो ये किसने अपनाया है? ये पाकिस्तान ने अपनाया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। हाल ही में इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है? तो ये मुंबई सिटी एफसी ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। हाल ही में कहाँ पर तिरंगा बर्फी को ये हो गया जीआई टैग मिला है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी। देखिए एक दो मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में, एरर, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? तो ये किसने किए हैं? जम्मू कश्मीर ने कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। हाल ही में दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल कौन लॉन्च करेगा? तो ये बजाज कंपनी करेगी। सीएनजी जो है वो सीएनजी से मोटरसाइकिल चले करेगी, जैसे ऑटो चलते हैं, टेम्पो। तो क्लास कैसी लगी आपको? एक बार कमेंट कर कर जरूर बताएं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको और भी क्लास की पीडीएफ के द्वारा कम समय में कोई क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर काम कर सकता हूँ। ओके बाय, थैंक